हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि है कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ से रिलेटेड हमारा लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट। तो चलिए बेटा बेटा समझते हैं कुलाम्स लॉ क्या होता है और कुलाम्स लॉ की हमें नीड क्यों पड़ती है, जरूरत क्यों पड़ती है कुलाम्स लॉ की, ये चीज हम समझते हैं। देखो बेटा, कल हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जैसे जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जैसी चीजों को शो करते हैं, जैसी चीजों को दिखाते हैं। ठीक है बेटा। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि चार्जेस में ये सारी की सारी प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम और कुछ समझने वाले हैं, जैसे कि ये किस तरीके से कौन सी फोर्सेस को लगाता है और किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जब दो कोई चार्जेस होते हैं ना, तो चार्जेस चार्ज के अंदर ना एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल में मैंने ये कहा था कि कभी भी हम जैसे बलून को ऐसे रब करते हैं, फिर बलून को ऐसे वॉल से चिपका, तो बलून वॉल पे चिपक जाता है ना। ऐसा होता है, स्केल को रब करके, स्केल से हम कोई कागज उठाए तो स्केल से कागज उठ जाता है ना, ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चार्ज जो होता है, चार्ज वो फोर्स लगाता है। वो क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है। चार्ज के बीच में फोर्स एक्सर्ट होता है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मिस्टर कुलाम्स ने बताया था। उसको हम कुलाम्स लॉ के नाम से जानते हैं, कुलाम्स लॉ के नाम से हम पढ़ते हैं उसे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट कुलाम्स लॉ। ये साफ साफ लिखा हुआ। अब ये समझते हैं कुलाम्स लॉ है क्या और कुलाम्स लॉ यूज क्यों होता है। तो कुलाम्स लॉ क्या ये बताता है, कभी कोई दो चार्ज होते हैं, Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, कुलाम्स लॉ उस फोर्स के बारे में हमको बताता है, हमको समझाता है। समझे ना? तो वो फोर्स होता क्या है, हम उस फोर्स को समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। कुलाम्स लॉ कहता है कि किसी भी चार्ज पे जब फोर्स लग रहा होता है, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। Q1 और Q2, मतलब कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डिपेंड करता है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है। और दूसरी बात, फोर्स जो इन दोनों के बीच में लग रहा है वो डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब चार्ज इस बात पर डिपेंड करता है, चार्ज के बीच में फोर्स, कि भैया उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है। और किस बात पर डिपेंड करता है? और डिपेंड करता है उनका उनके बीच की दूरी क्या है। तो बेटा यहाँ जो मैंने स्पेस खाली छोड़ रखा है, यहाँ हमने साफ साफ लिखा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब एक चार्ज ये रहा Q1, ये चार्ज रहा ऐसे करके Q2, r दूरी पर है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो डिपेंड करता है इन दोनों के प्रोडक्ट पर, और डिपेंड करता है इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर पर। कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा दूरी होगी उतना कम फोर्स लगेगा, जितनी कम दूरी होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। फिर इन दोनों को जब हम कंबाइन कर लेंगे तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। बेटा जैसा आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि कभी भी आप अगर ये प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने जाते हो, जैसे वहां पर आता था तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट और कांस्टेंट लग जाते थे ना, उसी तरीके जब यहाँ पर आप प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने जाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, उसे कहते हैं के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, के नाम होगा उसका। अच्छा, इस के की वैल्यू क्या होती है? इस के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे कहते हैं कुलाम्बिक कुलाम्बिक कांस्टेंट इसे कहा जाता है। और यहाँ पर जो बेटा एप्सिलॉन नॉट है, इसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इस के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, और ये होता है कुलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। बेटा ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये बहुत ही डिस्कशन का पार्ट है, इसको हमने डिस्कस करना है कि क्या होता है और क्यों आता है, ये हमें डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं।
अब एक और चीज, ये जो आइडिया है कि चार्ज जो है, चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो डिपेंड करता है कि उनके बीच का चार्जेस कितना हो, डिस्टेंस, ये आइडिया बेसिकली कहाँ से आया था? ये आइडिया आया था न्यूटन्स के लॉ से। न्यूटन्स का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था ना, तो उसमें क्या कहा था? तो उसमें कहा था कि कभी भी कोई भी दो, नोट कर लें बेटा आप, ये तो नोट ही कर लें, कभी भी कोई जैसे दो m1 और m2 ह्यूज लार्ज बॉडी है, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो डिपेंड करता था जी, पहले वाले का मास दूसरे वाले का, मतलब दोनों के मास का प्रोडक्ट और इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर, इस पर डिपेंड करता था। सेम कुलाम्बिक फोर्स भी से। तो कुलाम्ब सर ने क्या करा था, उन्होंने सोचा, यही समझा कि भाई जिस तरीके से दो बॉडी के बीच में जो फोर्स है उसके मास पे डिपेंड करता है, तो चार्ज भी जो आपस में अट्रैक्ट और रिपेल कर रहा है, तो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो भी किसी पे डिपेंड कर रहा होगा। तो उन्होंने सोचा, तो एक तरीके से वही कॉन्सेप्ट उठा के रख दिया कि उनके चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करता है। चोरी हो गई, ठीक है, थोड़ी सी। तो ये इन्होंने कुलाम्ब्स ने बताया, मतलब ये सेम ही था जैसा ग्रेविटेशन था। नोट कर लेंगे इसको फटाफट, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। अब देखो बेटा, कुलाम्ब्स लॉ की कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। क्या प्रॉब्लम्स थी कुलाम्ब्स लॉ की, वो मैं थोड़ी देर अब मैं समझा देता हूँ। उसे हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ कुलाम्ब्स लॉ। तो लिमिटेशंस ऑफ कुलाम्ब्स लॉ क्या थी? कुछ कमियां थी कुलाम्ब्स लॉ की। पहली बात, कुलाम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ कब लगेगा, ध्यान सुनना बेटा, कुलाम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ कब लगेगा? जब दोनों चार्ज रुका हुआ हो, दोनों चार्ज रेस्ट पे हो, तभी कुलाम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होता है, तभी कुलाम्ब्स लॉ अप्लाई किया सकता है। भागते हुए चार्ज पे कभी कुलाम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। मतलब कि ये जैसे मान लेता हूँ ये कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, चार्ज भाग रहा है, तो करंट कंडक्ट होगा। अब भागते हुए चार्ज में लगा दो कुलाम्ब्स लॉ, है सर जी, यहाँ भी तो चार्ज है, यहाँ भी तो फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। क्योंकि कुलाम्ब्स लॉ को अप्लाई करने के लिए कुलाम्ब्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों चार्ज रुके हुए होंगे। तो ये एक पहली प्रॉब्लम कि कुलाम्ब्स लॉ एप्लीकेबल ही तब होता है जब दोनों चार्ज क्या होते हैं, रुके होते हैं। दोनों चार्ज को रुका हुआ होना चाहिए। चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट, मैंने लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट, समझे। नेक्स्ट, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ना, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी अ पॉइंट चार्ज, उनको एक पॉइंट चार्ज होना पड़ेगा, तब ये एप्लीकेबल होगा। सर जी पॉइंट चार्ज क्या होता है, हमको समझ नहीं आ रहा। पॉइंट चार्ज देखो बेटा क्या होता है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है ऐसी पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट चार्ज पॉइंट बॉडी का मतलब होता है जब उन दोनों बॉडी के बीच की जो दूरियां हैं, वो दूरियां उनके बीच के सेपरेशन से बहुत बहुत ज़्यादा हो। वो जो दूरी है वो उनके सेपरेशन से बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे ये m1 हो गया, ये एक m2 हो गया, तो ये दोनों क्या है, आपस में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली पॉइंट चार्ज क्या होता है, एक चार्ज ये रहा और एक चार्ज ये रहा, ये दोनों चार्ज जो हैं इनके बीच की डिस्टेंस है, इनके मैग्नीट्यूड से इनके उससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो उनको पॉइंट चार्ज का है। ये कहो दोनों चार्जेस बहुत क्लोज हों, ऐसा नहीं हो सकता, तब नहीं लग सकता। मतलब ये लॉ लगाने के लिए कम से कम जो चार्जेस के बीच की दूरी है, क्योंकि चार्ज देखो बहुत छोटा होता है, इतना माइक्रोस्कोपिक होता है, तो कम से कम उसकी बीच की दूरी भी ना 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। इसे एक फर्मी कहा जाता है बेटा, ध्यान रखना। उनके बीच की दूरी भी जो है वो एक फर्मी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल भी होता है, तभी ये लगता भी है, वरना ये लगेगा ही नहीं। एक फर्मी से ज़्यादा मतलब दोनों चार्ज, एक ये रहा एक ये रहा, तो इनके बीच की दूरी कम से कम ये एक फर्मी से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एक फर्मी से कम दूरी हुई तो ये अप्लाई ही नहीं होगा। आई बात समझे बेटा? तो कुलाम्ब्स लॉ क्या होता है, कुलाम्ब्स लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है, सारी बातें क्लियर हुई। देख लो फटाफट, एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, रफ करता करता रिवाइज करा देता हूँ। इसकी लिमिटेशन मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है ना। हाँ, ये मैं बता देता हूँ आपको कि पॉइंट ऑब्जेक्ट पे ही क्यों काम करेगा। ये थोड़ा सा ये एक अच्छा टॉपिक है, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि पॉइंट ऑब्जेक्ट पे ही क्यों लग रहा होगा, बाकी पे क्यों नहीं लगेगा। तो जरा दिमाग लगाओ, कुलाम्ब्स लॉ है क्या, ध्यान से। पॉइंट ऑब्जेक्ट पे ही क्यों लगता है, देखो एक बॉडी ये रही, इसके अंदर एक दो ढेर सारा चार्ज है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, nth चार्ज। दूसरी बॉडी ये रही, Q1 Q2 Q3 और Qn ऐसे करके। अभी बहुत सारे चार्ज की बॉडी है कि अब आपस में पॉइंट ऑब्जेक्ट तो हुई नहीं। अब होगा क्या, जब मैं अगर मान लेते हैं इन दोनों के बीच में फोर्स देखना चाहता हूँ, इनके बीच में फोर्स क्या लगा, तो आपस में भी ये बहुत सारे चार्जेस हैं यहाँ पर, तो आपस में बहुत सारे चार्ज है, तो अब इसको इनके बीच का आपस का भी फोर्स लगेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा,
जब यहाँ पर होगा, अच्छा इनके बीच की दूरी मैंने मान लेता हूँ मैं 2 सेंटीमीटर देखी, मैंने मान लेता हूँ सारा डेटा। लेकिन जब ये देखा जाएगा तो ये आपस में फोर्स लगेगा, तो इट में ही पॉसिबल है चार्ज थोड़ा इधर भाग जाए, Q2 चार्ज इधर हो जाए, यहाँ का Q1 चार्ज थोड़ा सा पीछे चला जाए। तो अब एग्जैक्ट दूरी हो गई 4 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो गई। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मतलब इसी वजह से, क्योंकि जब जब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आपस में भी तो फोर्स लगेगा ना उसका। जब आपस में फोर्स लगेगा तो थोड़ा सा सेपरेशन बन जाएगा, या थोड़े से क्लोज, अगर नेगेटिव रहे थोड़े क्लोज हो जाएंगे, आप ऐसे रहे तो थोड़ा सेपरेशन बन जाएगा, सेम काइंड हुए। जब थोड़ा सेपरेशन हो जाएगा तो एग्जैक्ट दूरी थी पहले वाली, अब वो दूरी बदल गई। जब दूरी बदल जाएगी, कूलम्ब्स लॉ हमें पता ही है, कूलम्ब्स लॉ दूरी पे डिपेंड करता है, तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कैसे हो पाएगा? समझ रहे हो ना? इसलिए पॉइंट चार्ज होना चाहिए ताकि उसके ऊपर दूसरे का इफेक्ट पड़े ही ना। जब दूसरे का इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, या पड़ेगा भी तो नलीफाई होगा, तो दूरी एकदम सेम रहेगी, डिस्टेंस सेम रहेगी, तो कूलम्ब्स लॉ मैं आराम से अच्छे से अप्लाई करवा सकता हूँ। समझे बेटा? तो नोट कर लो बेटा फटाफट, फिर मैं आगे चलता हूँ, देख लो। ओके, अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, डिफाइन वन कुलाम। डिफाइन वन कुलाम। देखो बेटा, वन कुलाम क्या होता है? वन कुलाम होता है जब कुछ चार्ज ऐसे करके 1 मीटर दूरी पे रख दिए जाएं, 1 मीटर दूरी पे रख दिए जाएं, और उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा हो, उनके बीच में फोर्स लग रहा हो, दैट इज 1 कुलाम। 1 कुलाम। तो ऐसे, व्हेन व्हेन फोर्स exerted between when force exerted between charges 9 into 10 to the power 9 Newton, when they placed they placed at a distance of at a distance of 1 meter, 1 meter, that is called 1 coulomb, that is called 1 coulomb। सर जी एक और मैं आपको समझाता हूँ, एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ। क्या आपने कुलाम्स लॉ भी पढ़ा? F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये पढ़ा ना? तो बेटा कभी भी यूनिटी, कभी वन डिफाइन करने के लिए आया ना, सब कुछ वन वन कर दो, आसान। कैसे? Q1 Q2 क्या कर दो, वन वन कर दो, 1 कुलाम, और दूरी जो है वो कर दो 1 मीटर। तो अगर ऐसा कर दोगे तो F इज इक्वल्स टू के 1 into 1 तो क्या आ जाएगा? F इज इक्वल्स टू के, और बेटा F इज इक्वल्स टू के, और K की वैल्यू क्या थी? 9 into 10 to the power 9। तो क्या है? यही है ना, जब फोर्स इतने न्यूटन लग रहा हो 1 कुलाम चार्जेस को यहाँ से यहाँ 1 मीटर दूरी पे रखने पर, उसे हम 1 कुलाम कहेंगे, 1 कुलाम डिफाइन किया जाता है। ठीक है बेटा, देख लो बेटा, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये कुछ वैल्यू आप याद रखे रहना, ये वैल्यू और वो वैल्यू कुछ याद रखे रहना, तो फिर ज़्यादा बढ़िया लगेगा, ज़्यादा मजा आएगा आपको, समझे? अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ स्फीयर ए इन आइडेंटिकल साइज एंड शेप ऑफ चार्ज Q, a third sphere of same size but uncharged bout in contact with first, then bout in contact with second, finally। देखो बेटा, ऐसा है क्वेश्चन कि मान लेते हैं हमारे पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर ये रहा, एक स्फीयर ये रहा, और एक स्फीयर ये रहा, ए एंड बी। दो स्फीयर हैं जिन पे आइडेंटिकल चार्ज है। आइडेंटिकल चार्ज का मतलब, मान लेता हूं इस पे भी क्यू है, मान लेता हूं इस पे भी क्यू है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम चार्ज बट अनचार्ज, इट बाउ सेम साइज बट अनचार्ज। एक थर्ड स्फीयर है, इसको सी मान लेता हूं, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो क्या कराता है? पहले पहले बाउट इन कांटेक्ट विद फर्स्ट, देन बाउट इन कांटेक्ट सेकंड। मतलब पहले इसको इससे कांटेक्ट कराएंगे, फिर इसको इससे कांटेक्ट कराएंगे, ठीक है ना? पहले इसको इससे कांटेक्ट कराएंगे, फिर हम इसको इससे कांटेक्ट, जैसे कि ये रहा ए पे क्यू चार्ज है, उससे हमने कांटेक्ट करा दिया सी वाले को, इस पे चार्ज 0 है। पहले हमने इससे कांटेक्ट करा दिया, फिर हम इसको किससे कराएंगे? अच्छा, कांटेक्ट करा दिया, फिर यहाँ रख दिया ऐसे करके, ए ये हो गया और सी ये हो गया, सेपरेट करके रख दिया ऐसे करके, है ना? अब हमने क्या करा, फिर हम इस सी को बी से कांटेक्ट कराएंगे ऐसे करके। ये रहा बी चार्ज जिस पे क्यू चार्ज है, ये रहा बी जिस पे क्यू चार्ज है। ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान से ध्यान देना, ठीक है बेटा? एक ये रहा बी जिस पे क्यू चार्ज है, और ये रहा सी जो कि मैं यहां से उठा के लाया था यहाँ पर, और इन दोनों को मैंने कांटेक्ट में करवा दिया, इन दोनों का मैंने कांटेक्ट करवा दिया। तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे यहाँ से। अब इनको फिर सेपरेट कर दिया गया, इनको फिर सेपरेट किया गया।
कॉन्टेक्ट सेकंड, फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, व्हाट इज अ न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। ध्यान रखना बेटा, किसके किसके, ए एंड बी। ए ये रहा और बी यहां से आएगा, देख लेना अभी, अभी बी यहां आएगा। अब इन दोनों को मैंने ऐसे करके सेपरेट कर दिया, ऐसे करके सेपरेट कर दिया, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। अब बताओ ए और बी के बीच में रिपल्सन फोर्स क्या होगा जब उसको 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाएगा, या रहने दो जब उसको आर पे रखा जाएगा। इन्होंने जब डेटा यूज नहीं करा तो हम भी डेटा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब उसको आर दूरी पे रखा जाएगा। तो अब मैंने ए और बी को उठा के, ये रहा ए और ये रहा बी, मैंने ए और बी को उठा के आर दूरी पे रख दिया, तो बताओ नई फोर्स उनके बीच में क्या होगी। ये क्वेश्चन है, तो दिमाग लगाते सोचते हैं, ध्यान समझते हैं। इनिशियली इस पे चार्ज क्यू था, इस पे 0 था, लेकिन जब कांटेक्ट में आएंगे तो हमने पढ़ रखा है, हमें पता है चार्ज जो है वो इजीली फ्लो करता है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने में कोई भी अपना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो अब क्या होगा, जैसे क्यू चार्ज है तो उसमें से कुछ चार्ज यहाँ चला जाएगा, और कितना जाएगा, आधा जाएगा। आधा सर जी, आधा क्यों जाएगा, आधा इसलिए जाएगा क्योंकि उससे भी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करवाना है, उसे भी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो कराना है कि नहीं कराना। अरे सर जी नहीं समझ में आ रहा, अरे भैया कैसी बात कर रहे हो। देखो क्यू था तो जब जब कुछ सेम है, आइडेंटिकल है एकदम, मास वगैरह सब सेम है, चार्ज नहीं था, तो ये आधा चार्ज यहाँ भेज देगा, क्यू बाय 2 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, क्यू बाय 2 हो जाएगा। ये था ए और ये था सी, ए क्या होगा क्यू बाय 2 और सी भी क्या होगा क्यू बाय 2। अब मैं सी को उठा के लाया जिसपे अब चार्ज कितना, क्यू बाय 2, और बी पे पहले से ही क्यू चार्ज था। फिर इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आया, जब इन दोनों को फिर मैं कांटेक्ट में लेकर आऊंगा तो बेटा फिर वो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, क्योंकि चार्ज तो फ्लो होना चाहता है, ये चार्ज का एक नेचर, चार्ज तो हमेशा फ्लो, जब तक उसको फ्लो कराओ, ये हाथ चार्ज है, यहाँ से टच करा दूंगा आगे भाग जाएगा, आगे टच कराऊंगा और आगे भाग जाएगा, आगे वो भागता इनफाइनाइट दूरी तक भागता चला जाएगा। तो अब जब फिर इसको कांटेक्ट कराया तो फिर वही डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। तो ये कितना है, क्यू और क्यू बाय 2। तो पहले तो टोटल चार्ज देखते कितना हो गया, तो पहले मैंने टोटल चार्ज देखा क्यू प्लस क्यू बाय 2, तो कितना हो गया 3 क्यू बाय 2। इन दोनों का टोटल चार्ज हो गया 3 क्यू बाय 2। अब 3 क्यू बाय 2 को इक्वल इक्वल आपस में बांट लेंगे ना, ये जब 3 क्यू बाय 2 को इक्वल इक्वल बांटेंगे तो बचेगा 3 क्यू बाय 4। तो इसका मतलब इसके पास बचेगा 3 क्यू बाय 4 और इसके पास भी क्या बचेगा 3 क्यू बाय 4। अरे सर जी समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो आप। मैंने कहा भाई 3 क्यू बाय 2 टोटल चार्ज हुआ। अब जब टोटल चार्ज हुआ, अरे भैया टंकी के अंदर पानी है, टंकी है, ये 2 टंकियां हैं, इस टंकी में 500 लीटर पानी है, 500 लीटर पानी है, और ये वाली टंकी खाली है, एकदम 0 लीटर पानी है इसके अंदर। दोनों को मैंने फिट कर दिया, ऐसे क्या होगा, इसमें भी 250 लीटर पानी आ जाएगा और इसमें भी 250 लीटर पानी आ जाएगा, यही तो होता है ना। अरे भाई यही तो होता है, हाँ या ना भाई, है यही होता है ना। तो दोनों बराबर बराबर पानी, जब ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, अब ये दोनों का मैंने देख लिया टोटल चार्ज कितना है 3 क्यू बाई 2। अब आधा इधर आधा इधर, आधा बांटने का मतलब क्या होता है, आधा बांटने का मतलब क्या होता है, आधा बांटने का मतलब 3 क्यू बाई 2 का आधा क्या होगा, 3 क्यू बाई 2 का आधा मतलब कि 3 क्यू बाई 4, 3 क्यू बाई 4। तो मैंने वही तो समझाया आपको, वही तो समझाया ना आपको कि इस पे क्या आ जाएगा 3 क्यू बाई 4, इस पे भी क्या आ जाएगा 3 क्यू बाई 4। अब ये रहा, ए रहा, देखो कितना चार्ज लेके बैठा क्यू बाई 2, और ये कितना लेके बैठा 3 क्यू बाई 4। अब ए और बी पे चार्ज आ गया, कितना चार्ज आ गया 3 क्यू बाई 2 और 3 क्यू बाई 4। तो ये देखिए ए पे चार्ज था जस्ट क्यू बाई 2, ए पे था, और बी पे क्या चार्ज आ गया, बी पे चार्ज आ गया 3 क्यू बाई 4 चार्ज आया। कितना चार्ज आया बेटा 3 क्यू बाई 4 चार्ज आया। तो 3 क्यू बाई 4 से अब क्या हुआ वो, अब इनके बीच की दूरी आर है क्योंकि कुछ दे नहीं रखा। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यही तो कोलम्बिक फोर्स था ना। तो ये क्या हो जाएगा अब आपका, अब ये हो जाएगा के Q1, ये होगा Q बाई 2 हो गया, और ये क्या होगा 3 क्यू बाई 4 हो गया, और आर, आर स्क्वायर बोलो तो इन दोनों के बीच की दूरी। तो अब ये क्या हो गया, एफ इज इक्वल्स टू क्यू क्यू, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, के 3 क्यू स्क्वायर, अरे स्क्वायर होगा ना भाई, के 3 क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 8 आर स्क्वायर। सर जी ये आर जंप करके यहाँ आ जाएगा ना, ये दोनों आपस में, तो कितना फोर्स लग रहा होगा इनके बीच में, उनके बीच में इतना फोर्स लग रहा होगा। देख लो ध्यान से, ध्यान से देख लो, 2 स्फेयर 3 स्फेयर थे, 1 2 3, बिल्कुल आइडेंटिकल थे। इस पे चार्ज क्यू था, इस पे क्यू था, इस पे 0 था। पहले इसको इससे टच कराया, इससे, फिर उसको हमने इससे टच कराया, समझे ना। तो जब इस पे गया होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पे क्यू बाई 2 आया होगा, इस पे भी क्यू बाई 2 आया होगा। फिर जब हमने इसको टच कराया तो टोटल चार्ज कितना था 3 क्यू बाई 2 था,
फिर वो आधा आधा बटा होगा, समझे। और इस तरीके से फाइनल फोर्स ये लगी। क्लियर कॉन्सेप्ट बेटा? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब पिछला क्वेश्चन देखते हैं, पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ओके, पिछला को एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे हट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टू टू आइडेंटिकल पॉइंट मैग्नीट्यूड क्यू, ये वाला देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखो तीसरा वाला। टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर कैप्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, मतलब दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्यू है, उनको अपने से कुछ दूरी पर रखा गया है, इनको कुछ दूरी पर रखा गया है। तो जब ऐसे करे, कुछ दूरी पर रखा गया है, कुछ दूरी पर उनको रखा गया है, तो आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है ये कैपिटल डिस्टेंस आर फ्रॉम इज a third point charge, a third point charge q is placed on the line joining above two charges। मतलब कि क्वेश्चन, एक चार्ज ये रहा कैपिटल Q, एक चार्ज ये रहा एक और Q। अब इन दोनों को r दूरी पे सेपरेट करके रखा हुआ है। एक थर्ड चार्ज, एक तीसरा चार्ज मैं यहाँ यहाँ रखना चाहता हूँ। एक तीसरा चार्ज कहीं पर, मुझे नहीं पता, कहीं पर भी रखना चाहता हूँ। तो मुझे क्या पूछा गया? व्हाट इज द सच दैट ऑल थ्री चार्ज इन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। तो बेटा पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज बताना, मैग्नीट्यूड तो आप बता ही देंगे। अगर ये प्लस है, ये प्लस, दैट विल बी माइनस ऑल्सो ना। तो ऐसे करके अब देखो, अब कैसे निकाल, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी x होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बेटा r माइनस एक्स बचा। तो देखो बेटा, इसको अगर a मान लूँ, इसको अगर मैं b मान लूँ, इसको अगर मैं c मान लूँ, तो कहूँगा फोर्स बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में फोर्स क्या लगा? फोर्स एफ ए बी। ये क्या हो जाएगा बेटा? k q1 q2 अपॉन में आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। मतलब मान लेता हूं कि ये दोनों आपस में फोर्स ऐसे लगा रहे होंगे, ऐसे करके इनका फोर्स लग रहा होगा इधर। सिमिलरली सी और बी का ही फोर्स ऐसे करके इधर लग रहा होगा, इस तरीके से लग रहा होगा। तो फोर्स ड्यू टू बी सी, तो क्या लग रहा होगा? के Q1 दैट इज Q, Q2 दैट इज Q अपॉन में आर स्क्वायर दैट इज आर माइनस एक्स का स्क्वायर। सेकंड हो गया। अब जब ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, जब ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, तभी तो ये यहाँ पर रुक पाएगा क्यू चार्ज, ये वाला तभी तो रुक पाएगा ना भाई। आ रहा समझ में? तो क्या करो, कर दो इसको, कर दो इसको, क्या कर देते हैं अब? अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा एफ ए बी इक्वल्स टू एफ बी सी, ऐसे करके ही था, ऐसे ही करके था ना भाई। एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ बी सी। ए बी कितना है? ये है। ए बी कितना है? के क्यू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, के क्यू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये क्या था? के क्यू क्यू अपॉन में आर माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे करके था, ऐसे करके ही था ना ये। देखो बेटा, के से के गया, क्यू से क्यू गया, ए से गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? आर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इससे स्क्वायर चला गया, x इज इक्वल्स टू आर माइनस एक्स, इधर जाएगा 2x इज इक्वल्स टू आर, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? आर बाय टू। ये तो आंख बंद करके आप आंसर पहले बता सकते थे। कहाँ पर रखा जाएगा चार्ज? आर बाय टू दूरी पे चार्ज रखा जाएगा, तब वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा, मतलब कि आधी दूरी पे रखा जाएगा, तो शांति से बैठा रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लो बेटा, नोट कर लो, ठीक है, कर लेना आप, रोक लिया करो, जब मैं साइड हो जाता हूँ रोक लिया करो, फिर नोट कर लिया करो। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन ये वाला, ये कहता है, ये कहता है टू, ये कहता है कि टू पार्टिकल्स ईच हैविंग मास 5 ग्राम एंड चार्ज इतना स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल टेबल। मतलब ऐसे करके दो पार्टिकल्स हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, 5 ग्राम दोनों का मास है, 5 ग्राम और 5 ग्राम दोनों का मास है, चार्ज है 1 इंटू 10 की पावर -7 है, -7 है, ऐसे करके, ऐसे करके
on limiting equilibrium, stay in limiting equilibrium on horizontal table with the separation of 10 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है लास्ट नीट वगैरह में। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल ऑफ टेबल इज सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट फ्रिक्शन। मतलब देखो सिंपल सी बात है, अगर इनके बीच में चार्जेस है तो दोनों धक्का दे रहे होंगे, अरे भैया ऐसे ऐसे है तो इसको इधर धकेल रहा होगा, इसको इधर धकेल रहा होगा, ऐसे भाग रहा होगा ना, ऐसे करके। जब भाग रहा होगा, भागने दे नहीं रहा, ये इसको इधर नहीं भागने दे रहा, ये इसको इधर नहीं भागने दे रहा। जब दोनों किसी को भागने नहीं दे रहे, एक दूसरे के अपोजिट इस तरीके से भागने नहीं दे रहे, तो फिर इसका मतलब जो ये सरफेस है, इस सरफेस ने ही एक फोर्स लगाया होगा इस तरफ, है ना। क्लास 11th कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन याद आ रहा है ना। एक सरफेस ने क्या कर रखा होगा, फोर्स से इस तरफ फोर्स से बांधा होगा, ताकि उन दोनों डिस्टर्बेंस दोनों में क्रिएट ना हो, दोनों सेपरेट ना हो। तो अब कैसे निकालेंगे, हाउ वी विल कैलकुलेट टू इट। तो देखो मैंने ध्यान दिया, मेरे को समझ में आया यार, इन दोनों के बीच में तो पहले तो स्टैंडर्ड यूनिट ले लो, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इट सेंस टू बी 0.1 मीटर। आर गेटिंग माय पॉइंट। 5 ग्राम जो मास हो गया इसका, 5 ग्राम हो गया सर जी, 5 × 10⁻³ सर जी इतनी छोटी छोटी बातें थोड़ी सीखने बैठे हम लोग। हाँ बिल्कुल सही बात है, इतनी छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए, ध्यान रखना। अब इनमें मैं पहले कुलाम्ब्स लगाता हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुलाम्बिक फोर्स तो लग ही रहा होगा। तो F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2, Q कितना हो गया 1 × 10⁻⁷, Q2 कितना हो गया 1 × 10⁻⁷, अपॉन के इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी 0.1 का स्क्वायर। इसका मतलब दोनों में इतनी फोर्स लग रही होगी, धकेल रहे होंगे, भाग यहाँ से भाग यहाँ से भाग यहाँ से, ऐसे करके धकेल रहे होंगे ना। लेकिन जो फ्लोर है, फ्लोर क्या कर रहा होगा, फ्लोर ने कहा नहीं, अपुन तेरे को जाने नहीं देगा, अपुन तेरे को जाने का नहीं। तो फ्लोर इधर फोर्स लगा रहा है, तो फ्लोर जो फोर्स लगा रहा होगा वो इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा होगा। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है, जो चार्जेस लगा रहे हैं, ये म्यू एम जी के बराबर होगा। अरे सर जी भुला गए थे ये तो, हाँ बड़ा दिन हो गया पढ़े पढ़े, बिल्कुल सही हो सकता है, बड़ा दिन हो गया आपको पढ़े पढ़े, लेकिन भूलने का नहीं, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है क्वेश्चन, तो बेटा देखो क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा उस तरफ, मैंने पहले दिखा दिया था क्वेश्चन तो। अब थोड़ा सॉल्व करना है ना, इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया। के की वैल्यू हमें पता ही है, के की वैल्यू हमें पता ही है, 9 × 10⁻⁹, इसकी वैल्यू हो गई × 10⁻⁻14 अपॉन में 0.01 हो गया, इज इक्वल्स टू, मुझे म्यू कैलकुलेट करना है, म्यू कैलकुलेट करना है। वी नो अबाउट द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना। मास तो हमें पता है उन दोनों बॉडी का, जैसे मास कितना था, मास ये रहा, कहाँ गया, ये रहा मास, है ना। मास ये रहा 5 × 10⁻³ तो ये होगा 5 × 10⁻³ ग्रेविटी 10 ले लेते हैं अपन, है ना। तो म्यू एम जी हो गया। अब देखो सारा सारा डेटा हमारे पास है, अब सिर्फ और सिर्फ मैथ रह गई है, फिजिक्स पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जिसकी मैथ स्ट्रांग होगी वो जल्दी कर लेगा, और नहीं तो अब चलो स्टार्टिंग से तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, तो 9 × 10⁻⁹ इंटू में 10⁻⁻12 कैसे कर दिया, ये हटा तो ऊपर चला गया, और ये पूरे डेटा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ इंटू में 10, ऐसे करके। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, मैं जल्दी सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप आराम सॉल्व करते रहना। जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक है उनके लिए कह रहा हूँ मैं ये। देखो 9 है प्लस -12, तो -3 हो जाएगा, -3 नीचे -3 ऊपर, तो इससे ये पूरा डेटा गया कि नहीं गया। अरे सर जी क्या कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि ये देखो 12 9, तो ये -3, ये बचेगा 10⁻³ बचेगा पूरा, ये खत्म हो गया 10⁻³ ऊपर भी देखो -3 नीचे -3, तो इससे गया, नीचे का बचा, ऊपर बचा 9 नीचे बचा 50, तो म्यू इज इक्वल्स टू 9/50 आ गया आंसर। नहीं समझे कि 5 ये रहा 10 ये रहा, तो 9/50। इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सर जी यूनिट लेस होती है, हाँ भैया यूनिट लेस होती है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन याद है ना, फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन करके था, नहीं याद आ रहा, अरे भुला गए क्या तुम सब। फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन करके था, तो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन क्या होता था, एम जी होता था, तो म्यू एम जी बन जाता था फोर्स, याद आ रहा है ना, यही तो था। ठीक है, नोट कर लो बेटा फटाफट, फिर आगे चलता हूँ। हो गया बेटा, चलते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं एस सी वर्मा से, एक क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था एस सी वर्मा वाला। हो हो
रुको बेटा क्वेश्चन निकाल देता हूँ। देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एससी वर्मा से है, एससी वर्मा सर की बुक से है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कुलाम्स लॉ को फॉलो करता पूरी तरीके से। आंसर, टू स्मॉल स्पेयर ईच हैविंग मास 20 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट टू इंसुलेटेड स्ट्रिंग्स। मतलब ऐसे करके एक हैंगर है, उससे ये दो स्मॉल स्पेयर को ऐसे करके ये और ऐसे करके ये लटका दिया गया है। 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है थ्रेड की, तो 40 सेंटीमीटर ये हो गया, 40 सेंटीमीटर ये हो गया, समझे ना। स्फीयर आर आइडेंटिकल चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स एट इक्विलिब्रियम फाउंड टू बी 4 सेंटीमीटर। मतलब दोनों स्फीयर चार्ज हैं और सेपरेशन इन दोनों के बीच में पाया गया कि ये दोनों 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आके रुक गए। ऐसे घूम रहे थे ऐसे, मतलब देखो एक ही जो इनका क्लिंग पॉइंट था वो एक था, मतलब दोनों एक ही पॉइंट से ये इसी से घूमना स्टार्ट करते, ये इधर फिर यहाँ रुक गए, क्योंकि चार थे ना तो यहाँ रुक गए। अब दोनों के दोनों 4 सेंटीमीटर दूरी पर। अब 20 सेंटीमीटर मतलब 40 सेंटीमीटर की थ्रेड की लंबाई है। एंड द सेपरेशन बिटवीन बॉल्स इक्विलिब्रियम फाउंड टू फोर्स, फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। बताइए सर जी कि इस पे चार्ज कितना है, चार्ज बताना है, चार्ज। दिमाग कर रहा भैया जी, कैसे बताएं यहाँ। अब हम बताते हैं आपको कैसे बताना है, रुको तो जरा सा सर के बताते हैं कि मार्कर वा चेंज नहीं, जाने दो, छोड़ो, इसी से कर लेते हैं। ओश नो, चले देखिए। अब देखो कैसे बताना है, इसमें चार्ज बताना है, कैसे बताऊं। फिर मेरे को याद आया थोड़ा कॉन्सेप्ट, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया तो मुझे याद आया। इसको बेटा 40 सेंटीमीटर को मैं रफ कर दे रहा हूँ, 40 सेंटीमीटर को इसलिए रफ कर रहा हूँ, इस स्पेस मैंने यूज करना है। जो काम इसके साथ कर रहा हूँ वो काम इसके हाथ भी होगा। थ्रेड है, थ्रेड पे टेंशन लग रही होगी, बहुत टेंशन है थ्रेड को, है ना, धागा है। अच्छा, इसका मास mg नीचे लग ही रहा होगा, mg ऐसे करके ग्रेविटी डाउनवर्ड, है ना। अब ये थ्रेड है, थ्रेड क्या करोगा, नेट फोर्स इधर, फिर नेट फोर्स हमें पता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्लास 11th क्लास, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। दो कंपोनेंट, एक इधर जाएगा और एक इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट किधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। फिर एक और चीज सर जी देखो, ध्यान दे। अब ये क्या है, इस दीवार से लटका हुआ है, इससे लटका हुआ ना। अगर एक लाइन यहाँ खींचू, अगर एक लाइन में यहाँ खींचू तो यहाँ से एक एंगल बन गया थीटा, यहाँ से एक एंगल बन गया थीटा बन गया, है ना भाई, कुछ तो एंगल बन रहा है ना इस वॉल से। तो जितना ये एंगल उतना इसका अल्टरनेट एंगल थीटा ये हो गया। तो ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है टी कॉस थीटा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए बेटा कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस होता है और थीटा के दूसरा कंपोनेंट साइन थीटा होता है। ये यहाँ लग रहा हो टी साइन थीटा। एक और चीज, क्योंकि चार्ज इसके पास भी है, चार्ज इसके पास भी है, दोनों के पास चार्ज है, तो इसका मतलब दोनों फोर्स भी तो लगा रहे होंगे ना, ऐसे करके धकेल भी तो रहे होंगे। तो इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स एक इधर लग रहा होगा ऐसे करके, ऐसे। तो इस तरीके से पहले तो आप ये डायग्राम बनाना सीख लें। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे बैलेंस होगा। मतलब इसका फोर्स इधर लग रहा होगा, इसको इधर धकेला होगा, टी साइन थीटा इधर लग रहा होगा, तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे कैंसिल किया होगा। mg लगातार नीचे लगी रहा है, लेकिन इसको कैंसिल करने के लिए टी कॉस्टा ऊपर लग रहा होगा, तब जाके कैंसिल, तब जाके पूरी बॉल इस तरीके से लटकी हुई है। सिमिलरली सेम फोर्सेस इस पे भी लग रही है, सब कुछ इस पे भी हो रहा है, सेम हो रहा है एकदम, वो टेंशन वाली बात नहीं, अलग में सेम हो रहा है। तो अब देखो मैंने निकालना क्या है कि इस पे और इस पे चार्ज है कितना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इनके बीच में कुलाम्बिक फोर्स निकाल लेता हूँ। पहले क्या करता हूँ, कुलाम्बिक फोर्स। तो मैंने कुलाम्बिक फोर्स देखा इन दोनों के बीच में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो दूरी जो थी 4 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर हो गई, इसका मतलब ये हो गया के Q1 Q2 दैट इज जस्ट क्यू स्क्वायर, Q1 Q2। जब मैं इसको Q1 Q2 डालू, फॉर्मूला डाल के फिर समय खराब करने वाली बात है, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा, इनके बीच की दूरी 4 इंटू 10⁻² मीटर का स्क्वायर, ऐसे करके ये फोर्स लग रहा होगा। एक और चीज, इस फोर्स को काउंटर कौन कर रहा है, आजा भैया दूसरा मार्कर आजा। इस फोर्स को काउंटर कौन कर रहा है, इस फोर्स को काउंटर कर रहा है, इस फोर्स को जो ये F इस तरफ लग रहा है और जो इधर से इधर लग रहा है, इस फोर्स को काउंटर कर रहा है टी साइन थीटा। कौन काउंटर कर रहा है, टी साइन थीटा। आ रही बात समझ, इसका मतलब ये जो फोर्स जो कि इस तरफ इसको बनाए हुए उसको काउंटर कर रहा है टी साइन थीटा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर। ओह सर जी बड़ा क्यों लिख दिया, अरे कोई बात नहीं भैया लिखने दो, चलो मैं छोटा ही लिख देता हूँ, आप आपकी श्रद्धा और कपूर के लिए, है ना।
16 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो ना? तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, जो कि इधर और इधर की फोर्स बराबर होंगी तभी तो ऐसा होगा। दूसरी चीज देखो, टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा है जिसको बैलेंस कर रहा है एम जी नीचे की ओर, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, ये हो जाएगा। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। बोलो हाँ या ना भाई, इसको ये बैलेंस कर रहा है ना, हाँ या ना भाई बोलना। हाँ ठीक है। अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अरे ऐसे रख के काट दो ना, काट देने का, टी से टी उड़ गया है ना, साइन थीटा कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो इट विल बिकम इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा, टेन थीटा। दूसरी चीज ध्यान रखने वाली, यहाँ हो गया के क्यू का स्क्वायर और नीचे क्या हो गया 16 इंटू 10⁻⁻⁴। अच्छा, ये वैल्यू जंप करके यहीं चली जाएगी क्योंकि हमें मैथ के रूल पता है, इसके नीचे सबसे नीचे वैल्यू यहाँ पर जाती है और ये वैल्यू वैल्यू यहाँ जाती है, तो ये हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटी। तो ये ऐसा बन जाएगा, रुक जाओ अभी बात खत्म नहीं, ऐसा बन जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना? तो इसको हम उठाते हैं, इसको हम दूसरी तरफ लेके चलते हैं, तो ये होगा के क्यू स्क्वायर, ध्यान रखना इस चीज को, टेन थीटा आ गया आपका, टेन थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर, के बड़ा ही क्यू बनता है बाहर, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर था शायद, 16 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, 16 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 16 इंटू 10⁻⁴, 4 हो जाएगा, बस स्क्वायर क्यों होगा। अच्छा, और क्या बचा था, और बचा था हमारे पास, और बचा था हमारे पास इंटू में एम जी, इंटू में एम जी, एम जी। अब देखो बेटा, मुझे के, मेरे को टेन थीटा अगर मेरे को पता चल जाए तो मेरे को के पता है 9 इंटू 10⁹, क्यू स्क्वायर ये मैंने निकालना है, 16 इंटू 10⁻⁻⁴ ये आई गया। मास का, मुझे मास इसका पहले ही दे रखा था, मास क्वेश्चन याद करो क्या है, 20 ग्राम, कितना मास था 20 ग्राम था, तो मास दे रखा है, तो मास हो गया 20 ग्राम, मतलब कि 20 इंटू में 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो हो जाएगा 20 इंटू में 10⁻³ kg हो जाएगा, इंटू में ग्रेविटी, ग्रेविटी कितना 10 ही ले लेते हैं बेटा, सब कुछ तो है ना। टेन थीटा नहीं है, टेन थीटा वो भी निकाल देंगे, बाकी सब कुछ तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यू यहाँ चली आएगी, टेन थीटा इंटू में 16 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू में 20 इंटू 10⁻³ इंटू में 10 अपॉन में ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी ऐसे करके, 9 इंटू में 10⁹, ये समझे ना। टेन थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा मैं आपको समझा देता हूँ, देखते रहो बेटा, अभी टेन थीटा समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, आओ 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 आओ, कहाँ के कहाँ के, हाँ ये रहा, ये टेन थीटा ना, देखते रहो, मैं नोट कर लो, फिर मैं रेफ कर रहा हूँ, नोट कर लो थोड़ा सा। देखो, अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं ऐसा करूं, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है ऐसा, देखो ये एक बन गया ट्रायंगल, बन गया, ये एक बन गया ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल के अंदर, उस ट्रायंगल के अंदर ऐसे करके, तो उस ट्रायंगल के अंदर क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ ऐसे करके, देखो उस ट्रायंगल के अंदर ये सब मैं हटा ही देता हूँ, ये सब चीजें आप याद रखे रहना। ये एक ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल के अंदर ये पूरी दूरी 4 थी, तो ये हो गई 2 सेंटीमीटर, हो गई 2 सेंटीमीटर, है ना। ये पूरी की पूरी थ्रेड की लेंथ थी 40 सेंटीमीटर। देखो बेटा, ये पता है, ये पता है, थीटा ये रहा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस तो पता ही है। जब दो पता है तो बेस निकाल नहीं सकते, अरे निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, तो बेस क्या हो गया, परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर माइनस में किसका 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 40 का स्क्वायर 1600 हो गया, माइनस में 4 हो गया, तो बेस कितना आ गया 1596 अंडर रूट, बेस ये आ गया, मतलब इसकी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, वो ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 39.9 कह लो या कह लो 40 ही कह लो, 39.9 कह लो या कह लो लगभग 40, कोई खास फर्क नहीं है, जो बेस है इसका मतलब ये बेस लगभग ये भी 40 सेंटीमीटर के ही बराबर है। तो अब देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा ये रहा थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अरे भैया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ही तो होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 2 सेंटीमीटर और बेस क्या हो गया लगभग 40 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर अपॉन में लगभग 40 सेंटीमीटर, इससे ये गया
1/20। कितना आंसर आया बेटा? 1/20 आंसर आया। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? ऐसे निकालेंगे टेन थीटा की वैल्यू। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर डाल दो टेन थीटा की वैल्यू। तो ये अब आप जब रखेंगे 1/20 यहाँ पर रखेंगे, क्यू की जगह रखेंगे ऐसे करके, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/20 नीचे आ जाएगा ऐसे करके, 9 इंटू 10⁻9 यहाँ आ जाएगा, इंटू में 16 यहाँ आ जाएगा, 10⁻⁻4 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा, 10⁻⁻3 यहाँ आ जाएगा, और 10 यहाँ आ जाएगा। बेटा इन सबको जब काट कूट के सॉल्व करते हैं तो लगभग आपका आंसर आता है, मुझे ये आंसर लगभग याद है, आपका लगभग आंसर आता है 8 इंटू 10⁻⁻8 करीब आता है। थोड़ा ये देख लेना एक बार, बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मे बी रॉन्ग भी हो सकता है, बट इस सॉल्व करने के बाद ये पूरा आंसर आ जाएगा, और वो क्या होगा, वो वही चार्ज होगा उन दोनों बॉडी के ऊपर। आई बात समझ में? नोट कर लो बेटा फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ओके बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सर जी कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्यों पढ़ाया जा रहा है और क्यों आ रहा है? देखो ये बात समझ, ताकि अगली क्लास के अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आने वाला है ना, वो क्लियर हो जाए और अच्छे से। कूलॉम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कूलॉम, देखो फोर्स, कूलॉम्स ने क्या था, फोर्स के बारे में बताया, और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है ना फोर्स के बाद, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें ये भी तो जानना जरूरी है, दोबारा क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में और कैसे लग रहा है। तो इसको समझने के लिए देखेंगे, एक मैं दो चार्ज लेता हूं, एक चार्ज ये रहा Q1 और एक चार्ज ये रहा Q2। अब ये दोनों चार्जेस दे आर प्लेस्ड एट अ सम डिस्टेंस r, इन दोनों को हमने कुछ दूरी पे r पे रख दिया। अरे यार ये बार बार तो ऐसी चीजें बन जाती, r दूरी पे रख दिया ऐसे करके। अब ये जो है, ये फोर्स इसके ऊपर भी लगा रहा होगा और ये फोर्स इसके ऊपर भी लगा रहा होगा, मतलब फोर्स जो है इसके ऊपर भी लग रहा होगा और फोर्स इसके ऊपर। तो ये फोर्स जैसे इस वाले पे, इस वाले फोर्स से इधर लगा रहा होगा, और ये वाला इस वाले फोर्स इधर लगा रहा होगा, और आर दूरी है इनके बीच की दूरियां आर है ही। तो कैसे निकलेगा फोर्स? निकलेगा देखो, फोर्स 1 2 ऐसे, वी कॉल इट फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड ऐसे, क्योंकि देखो अरे सिंपल है यार, इसमें क्या लॉजिक, ये वाला इसको धकेल रहा होगा इधर करके भाग यहाँ से, ये वाला धकेल रहा होगा इसको भाग यहाँ से। अब ये दोनों कितना कैसे धकेल रहे हैं, तो F12 कैसे निकलता है वेक्टर फॉर्म में, कैसे निकल लिखते हैं फोर्स को, F12 इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। तो इसके ऊपर ऐसे लग रहा होगा, F12 ऐसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, ऐसे करके समझे कैसे निकलेगा, K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर ना, यहां से यहां तक की दूरी। अब मेरे को इस पे निकालना ना फोर्स, इस पे निकालना है, इसकी वजह से निकालना ना इस पे, तो लिख दूंगा R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर, और इंटू में R12 का यूनिट वेक्टर। बेटा यूनिट वेक्टर याद करिए क्या होता था, यूनिट वेक्टर मैं आपको यूनिट वेक्टर याद दिलाता हूं। यूनिट वेक्टर होता था वो वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, इनका ये यूनिट वेक्टर क्या करता था, यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन दिखाता था। क्या बताता था आपको, ये डायरेक्शन दिखाने का काम करता था क्लास 11th के अंदर, कि यूनिट वेक्टर उसका देखो ऐसे था, उस टॉपिक पे ऐसा समझाया था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर उसका मेरे को यूनिट वेक्टर पता हो तो मैं बता सकता हूँ उसका टोटल वेक्टर, उसकी टोटल डायरेक्शन किस तरफ है, समझ रहे हो ना, ऐसे करके टॉपिक था। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन। तो इस यूनिट वेक्टर ने क्या बताया, इस फोर्स की डायरेक्शन को बताया कि ये फोर्स इस तरफ लग रही है, समझे। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर मैं ये देखना चाहूं इस पे सेकंड पे फोर्स फर्स्ट की वजह से, तो वी विल राइट दैट फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ऐसे करके वेक्टर एरो लगा देंगे इसके ऊपर, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट तो इधर लग रहा होगा, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट विल बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब वो आर वेक्टर किस तरफ जाएगा, अब आर वेक्टर इस तरफ जाएगा, डिस्टेंस टुवर्ड सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, दूसरे की ओर पहले से, ठीक है ना। और यूनिट वेक्टर इसी का यूनिट वेक्टर बन जाएगा ऐसे करके। ये यूनिट वेक्टर क्या दिखा रहा है, उस फोर्स की डायरेक्शन दिखा रहा है। आपको पहले बताया था ये क्या सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्शन दिखाने के लिए बैठा रहता है। अच्छा ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड विल बी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ऐसे करके इसको ऐसे लिखा सकते हैं, लिखा सकता। तो बेटा दिस इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नोट कर लो बेटा फटाफट इसे, ओके।
तो हमारा ये हो गया। हाँ, अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको समझते हैं। और अगला टॉपिक जो होगा वो आपको होमवर्क में दे दूंगा, आप एक बार घर से करके आना, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है बेटा? तो रिलेटिव परमिटिविटी के लिए आपको कुछ बातें मैं याद दिला दूं दोबारा से। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे ये कहा था कि बेटा जो यहाँ फोर्स लग रहा है, दिख रहा है ना साफ साफ, जो यहाँ फोर्स लग रहा है साफ साफ, ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो ये थोड़ा दिमाग लगा सुन, देखो ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि देखो कुलाम्स लॉ आपने पढ़ा, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आई मीन अरे मैं पहले ये समझा दूं, पहले ये समझा दूं इसको। आपने कुलाम्स लॉ पढ़ा है, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर करके पढ़ा है। फिर इस के को अगर ओपन करूंगा तो एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। बेटा ये पढ़ रखा है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, हमें के की वैल्यू भी पता है, दोनों की वैल्यू हमने आपको बताई है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना बेटा, एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है परमिटिविटी को, परमिटिविटी को। सर जी समझे नहीं? समझे नहीं? समझाते हैं। 8.85 इंटू 10⁻12, मतलब ये बता रहा है कि ये जो वैल्यू है, ये हमने जब एयर के अंदर रखा चार्ज को, तब चार्ज के बीच में, ये तो समझा देता हूँ इस चीज को, रुक जाओ रुक जाओ, ठंड पाओ थोड़ा सा, हर एक चीज जल्दी नहीं होनी चाहिए इतनी ज्यादा। देखो मतलब मान लो ये दोनों चार्ज लिए, Q1 और Q2 चार्ज लिया मैंने, इन दोनों को मैंने ये दोनों चार्ज लिए और इन दोनों को सेपरेट करके ये एयर में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है बेटा? एयर में। अब ये एयर में रखा हुआ है ऐसे करके, तो इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा, हाँ या हाँ जी बिल्कुल लग रहा होगा। तो उस केस के अंदर परमिटिविटी क्या होगी? उस केस के अंदर परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन नॉट। क्या परमिटिविटी होगी इसके अंदर? एप्सिलॉन नॉट। एफ इज इक्वल्स टू के, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2, आई मीन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये होगा ना, क्योंकि अभी इसको यहां रखा था। लेकिन अगर यही दोनों चार्जेस, यही दोनों सेम चार्जेस, इन्हीं दोनों चार्जेस को मैं एक ऐसे कंटेनर में उठा के लेके चला जाऊं जिस कंटेनर के अंदर, मैंने भर रखा है, मान लेते हैं कुछ और सब्सटेंस भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है, कुछ भर रखा है। इन दोनों चार्जेस को यहीं से Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, अब यहीं से, अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ रखने में फोर्स अगर 100 न्यूटन लग रहा था, मैंने मान लिया फोर्स 100 न्यूटन लग रहा था, तो यहाँ रखने में क्या 100 न्यूटन ही लग रहा होगा? चार्ज सेम है, दोनों के बीच की दूरी भी सेम है, तो फोर्स बदलेगा कि नहीं बदले? मीडियम बदला है बस। हाँ जी, फोर्स बदलेगा। क्यों? क्योंकि आपने मीडियम बदल दिया, तो मतलब जो परमिटिविटी है, जो जो फोर्स को परमिट कर रहा है, वो बदल गया ना। फोर्स को जो एक्सर्ट करवा रहा है, जो मीडियम था, मीडियम बदल गया, तो मीडियम बदल गया तो इनके बीच का फोर्स है उसकी वैल्यू भी तो बदलेगी। बोल हाँ या ना भाई? समझे? बात समझ में आई? तो उसे कहते हैं परमिटिविटी। तो अब हम इसको समझने वाले, रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या? तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है कि वही दोनों चार्जेस जब आपके एयर में रखे जाएं और वही दोनों चार्जेस जब आपके किसी मीडियम में रखे जाएं, वो मीडियम कैसा भी हो सकता है। वो मीडियम हो सकता है कि ऑयल का कंटेनर हो, वो मीडियम हो सकता है कि वाटर के कंटेनर में रखा जाए, मतलब कैसा है मीडियम। जब आपने दो चार्जेस एयर में रखे और इन्हीं दोनों चार्ज को उठा के टेने एक मीडियम में डाल दिया, तो इन पे फोर्स का क्या बदलाव या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इनकी परमिटिविटी में क्या रिलेशन होता है, हम वो देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास में। ओके ओके, देखिए, तो इसके लिए अब देखिए, अब इसके लिए ओके, अब इसके लिए क्या करेंगे? अब इसके लिए Q1 और Q2 दोनों चार्ज लेंगे। अब हमने रखना है इसको एक पर्टिकुलर मीडियम में, हमने रखना है इसको, ठीक है ना। तो इस मीडियम रखा, तो इनके बीच में फोर्स लग रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली, मतलब मैंने इसको रखा किसी एयर में रखा या कहीं भी रखा, तो उसके जो परमिटिविटी थी वो थी एप्सिलॉन नॉट, वो थी एप्सिलॉन नॉट थी। समझे बात को? ठीक है। अच्छा, अब इसी दोनों चार्ज को उठा के हमने रख दिया एक दूसरे मीडियम में,
विद द सेम सेपरेशन, सेम मैग्नीट्यूड, सब कुछ सेम, यही चार्ज और यही दूरी, सब कुछ। उस केस में फोर्स क्या लग रहा होगा? तो उस केस के अंदर फोर्स लग रहा होगा 1/4 पाई, अब की बार एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मीडियम बदला है, तो मीडियम बदला है तो इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन। और बेटा अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, क्योंकि आपको पता ना ये इसको ही तो के कहते हैं ना, यही तो के होता है, तो क्या दिक्कत है? अगर इन दोनों को रख के डिवाइड कर दें एक साथ, इन दोनों को अगर एक साथ रख के डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा, ऐसे करके रख दो, तो एफ, ये हो गया मान लेते एयर हो गया, ये हो गया मान लेते मीडियम हो गया, ठीक है ना। एफ एयर अपॉन में एफ मीडियम, क्या आ जाएगा आपके पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, जंप करके यहाँ जाएगा, यहाँ क्या आ गया? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ये देखो दो मीडियम का रिलेशन आ गया ना एक साथ, ये है किसका? ये है मीडियम की परमिटिविटी, ये है एयर की परमिटिविटी। मीडियम की, तो ये क्या है? रेशियो, इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसे क्या कहते हैं बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन एयर, ऐसे क्या? द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेट एंड सर्टेन डिस्टेंस फ्री स्पेस और वैक्यूम बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सेम डिस्टेंस गिवन इन मीडियम। मतलब दो चार्जेस को वैक्यूम में रखो या एयर में रखो, एयर वैक्यूम मतलब थोड़ी देर के लिए हम सेम ही लेते हैं, इसमें रखो, और उन्हीं दोनों चार्जेस किसी मीडियम में रखो, तो जो उनके बीच का जो फोर्स का रेशियो है वही है रिलेटिव परमिटिविटी, वही है रिलेटिव परमिटिविटी। आई बात समझ में? तो ये रहा वैक्यूम अपॉन मीडियम। तो इसे दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटिव और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बहुत सारे इसी चीज के अलग अलग बहुत सारे नाम हैं। समझे बेटा? आई बात समझ में? आई क्लास समझ में? ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो एक यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ, कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये होमवर्क है, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, जो मैं करवा दूंगा, लेकिन आप ट्राई करें कि आप खुद भी एक बार इसे करके आए, इसके बारे में अपने अपने घर पे बैठ के सोचें। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय बच्चों।